बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनरावृत्ति करा रही हूँ आपको पाठ 15 नीलकंठ की। मैंने इसमें 1-2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपको कहानी जो बताया उसका संक्षिप्त सार आपको बता देती हूँ कि लेखिका ने मोर के 2 बच्चों को बड़े मियाँ के यहाँ से ख़रीदा, उन्हें अपने कमरे में रखा। जब वे थोड़े से बड़े होने लगे और सामंजस्य से बिठा लिए तो उनको जाली के बड़े घर में छोड़ दिया। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होते गए और मोर ने खुद को जीव जंतुओं का सेनापति अपने आप को बना लिया। वो उनकी देखरेख करता, सुबह उनको जहाँ दाना चुगा जाता वहाँ ले जाता और जब कभी किसी तरह की कठिनाई आती तो उनकी मदद करता। अब एक दिन की बात है कि जाली घर में एक बड़ा सा सांप घुस जाता है और एक नन्हे से शिशु खरगोश को वो पकड़ लेता है। अचानक खरगोश के मुंह से दबी आवाज़ में चीखने की आवाज़ सुनकर जब नीलकंठ की आवाज़ कान में पड़ती है तो नीलकंठ वहाँ से सीधे उतरकर भागता है। अपनी चोंच से प्रहार करके सांप को मार देता है और उसको बचा लेता है। लेकिन सांप के मुख में दबे होने के कारण शिशु खरगोश घायल हो गया था। उसको उसने अपने पंखों के बीच में छिपाकर उष्णता प्रदान की, रात भर उसकी देखरेख किया। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वो नीलकंठ जो था जीव जंतुओं की देखरेख की भी जिम्मेदारी उठाता था, इसीलिए उसने अपने आप को जीव जंतुओं का सेनापति बना लिया था। इसके आगे की कहानी को मैं पढ़ती हूँ और फिर आपको समझाऊंगी। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। अब जब सांप का बच्चा सांप के मुख से खरगोश का बच्चा जो था निकल आता है तो वो घायल हो चुका रहता है। उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो चल सके, वहीं पड़ा रहता है निश्चेष्ट सा बिल्कुल। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया। रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अब राधा को यह कहीं से नहीं लगता है कि उसे नीलकंठ की सहायता देने की आवश्यकता उसे महसूस हो। उसे ये लगता था कि नीलकंठ स्वयं सक्षम है और उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। नीलकंठ स्वयं चोंच से प्रहार कर करके सांप के खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर देता है। राधा ने सब ओर इस बात की सूचना फैला दी मगर उसे ये नहीं लगता था कि नीलकंठ को उसकी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए वो
सब और इस बात की सूचना पहुंचा देती है कि उसके हाव भाव और तौर तरीके से ही लोगों को पता चल जाता है कि कोई न कोई दुर्घटना वहाँ अवश्य हुई है। सब भाग कर आते हैं, माली भी दौड़ कर आता है और नीलकंठ को लोगों ने देखा कि सांप के 2 खंड कर चुका है और पंखों के नीचे रखकर खरगोश के बच्चे को उष्णा मतलब होता है गर्मी, यानी उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए उसे अपने पंखों में छुपा लेता है। तो लेखिका ने यहाँ कहा कि कार्तिकेय ने अपना युद्ध वाहन मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। कहने का तात्पर्य है कि कार्तिकेय जिसका कि वाहन है मोर, उसे देखकर ये लगता है कि ये सच है कि कार्तिकेय ने अगर अपना वाहन मोर को बनाया तो उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर, उसकी चालाकी देखकर, उसकी समझदारी देखकर, उसकी योग्यता देखकर उन्होंने उसे अपना वाहन चुना होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ती हूँ। मयूर कला प्रिय पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। अब इन्होंने मोर को कला प्रिय बताया है कि मोर जो बादलों को, घनघोर घटा को देखकर मतवाला हो जाता है और पैर पे पैर चढ़ाकर क्रमशः पैरों को गिराकर ठुमक ठुमक कर नाचता है, जिसके जीवन में संगीत है, कला है, सौंदर्य है, उस जीव को बाज और चील जैसे पक्षियों की श्रेणी में कैसे रख सकते हैं, जिनका जीवन ही बाज और चील का, जिनका कि जीवन ही क्रूरता से भरा है। और मोर ठीक उसके विपरीत स्वभाव वाला, मधुर आवाज, मधुर हाव भाव, जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो प्रकृति को की सौंदर्य को देखकर मतवाला हो जाता है, जो आम की अमराइयों में घूम करके ताल पे ताल देता हुआ नृत्य करता है, वह कैसे क्रूर और हिंसक हो सकता है। नीलकंठ उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया। मेघों की सांवली छाया से अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे, दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। अब लेखिका ने कहा कि नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं कहने का मतलब है कि नीलकंठ एक मोर था और मोर की जो खूबियां होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, जैसा सौंदर्य होता है, वो तो उसमें था ही। तो उसके जातिगत विशेषताओं का वर्णन किया जाए तो नीलकंठ में सब कुछ सुंदरता से भरा था और मेघों को देखकर मतवाला होने वाला नीलकंठ इंद्रधनुषी रंगों को जब देखता तो अपने पंखों को मंडलाकार बनाकर, मंडलाकार मतलब गोलाकार, बिल्कुल ऐसे इस आकार का गोलाकार बनाकर
वह नाचता था। तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। सहजात मतलब स्वाभाविक, यानी कि नीलकंठ को कोई भी नृत्य सिखाया नहीं गया था। जो उसके अंदर एक भीतरी स्वभाव था, सौंदर्य था, प्रकृति के प्रति प्रेम था, उसके कारण ही उसके अंदर एक सहजात लय और ताल की गति भी थी, यानी नृत्य का एक स्वाभाविक रूप भी था। और अगर आप लोगों ने मोर को कभी भी नृत्य करते देखा होगा तो आप देखेंगे कि मोर नृत्य करते समय एक पाँव को उठाता है, दूसरे पाँव को नीचे रखता है और ऐसे करते करते वो कभी आगे और कभी दाएं बाएं होते हुए गोल घूम जाता है। तो उसके लय ताल की, इसी को लय ताल की गति कहते हैं कि उसके अंदर लय ताल की गति थी। एक क्रमवार तरीके से, एक गति से वो निरंतर पैरों की थाप देते हुए गाता था। अब इन्होंने कहा कि और तो और वो आगे पीछे और दाहिने बाएं भी एक क्रम से करके बिल्कुल गोल गोल घूमता हुआ अचानक ठहर ठहर करके नृत्य करता था। तो नीलकंठ के नृत्य का वर्णन यहाँ पर लेखिका ने किया है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। अब राधा की बात अगर लेखिका ने यहाँ की है तो वो ये बताना चाहती थी कि जैसे नीलकंठ नृत्य करता था, राधा उसके समान नृत्य नहीं करती थी। लेकिन जब नीलकंठ लय ताल और गति के साथ पैरों को थिरकाता हुआ नृत्य करता था तो राधा भी उसके ताल में ताल मिलाकर नृत्य करने की कोशिश करती थी कि किसी तरह उसके ताल में ताल मिलाते हुए वो भी उसके साथ साथ नृत्य कर सके। अब उसके समान तो नहीं नाचती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद था। छंद मतलब एक गीत की तरह, गीत की लयात्मकता, संगीत की लयात्मकता और नृत्य के अंदर भी समाई रहती है। तो संगीत में भी एक लयात्मकता थी, तो उसी तरह नृत्य में भी एक गीत सुनाई पड़ता है। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर से पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। अब वो उसके समान नृत्य नहीं करती थी, तो क्या करती कि वो उसके चारों ओर घूमती और कभी दाहिने पंख को छूकर बाईं ओर निकल आती और कभी बाएं पंख को छूकर दाहिनी ओर चली जाती। अब नीलकंठ अपने नृत्य में मगन था। राधा अगर उसकी बराबरी में नाच ना पाती तो कम से कम उसका साथ तो अवश्य देती। साथ कैसे देती? पैरों की गति से, उसको छूकर दाहिने बाएं निकल जाने से। तो हर प्रकार से वो उसका साथ देने को तत्पर रहती। फिर बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता। अब प्रश्न है पूरक ताल परिचय। पूरक ताल कहने का मतलब कि जिस गति और जिस लय से नीलकंठ नृत्य करता गाता, वैसा ही साथ देने के लिए राधा भी उसकी
लय में लय मिलाकर, उसके पैर के ताल में ताल मिलाकर गीत को उसके साथ नृत्य करती हुई थिरकती। तो ऐसा लगता था जैसे दोनों की संगत एक साथ मिलकर उस छंद को, उस गीत को पूरा कर रहे हैं। परंतु उसकी गति में एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन होकर के नीलकंठ के दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर गाती रहती थी और घूमती रहती थी। उसका नृत्य मुझे बहुत भाता था। अब लेखिका ने कहा कि राधा का मगन रूप से, उसकी तन्मयता, उसकी मगन होकर के जो नृत्य करती, लेखिका को वो बहुत अच्छा लगता था। और परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया। पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से वह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। अब लेखिका ने क्या देखा कि नीलकंठ अब बहुत समझदार हो गया था। वो झूले पे बैठा रहता और जब कभी लेखिका उसके पास आ जाती, उसे देखने, दाना चुगाने या किसी अन्य काम से, तो मारे प्रेम के वो झूले से नीचे उतर आता, अपने पंखों को मंडलाकार छाते के रूप में फैलाकर बिल्कुल नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता। एक दो दिन ऐसा करने के बाद वो जब लेखिका को अपने निकट पाता तो उसी स्वरूप में वो खड़ा हो जाता, जिससे कि देखकर ये लगता था कि जैसे वो उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा है। और प्रायः होता ऐसा था, लेखिका के साथ कोई न कोई देसी विदेशी मेहमान अवश्य आते थे। जब वो नीलकंठ को इस तरह से अदब और लिहाज के साथ स्वागत करते हुए खड़े देखते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता और ऐसा लगता जैसे नीलकंठ को किसी ने बहुत अच्छी तरह सब कुछ सिखा दिया हो। लेकिन मोर कलाप्रिय पक्षी है, उसका स्वभाव ऐसा ही होता है कि वो हर तरह से स्वाभाविक स्वरूप को समझता है और जब नृत्य की मुद्रा में आता है तो अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में होता है। अब जब लेखिका के साथ देसी विदेशी मेहमान वहां पहुंचते और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभूत हो उठता था। अब जब लेखिका के साथ तमाम देशी विदेशी मेहमान वहां पहुंचते तो वो उसी तरह से लेखिका को जैसे देखते ही झूले से उतरकर अपने पंखों का मंडलाकार छाता बनाकर खड़ा हो जाता था। ठीक वैसा ही वो उन मेहमानों के आने पे भी करता था। अब आने वाले मेहमानों को ये बहुत आश्चर्य में डालता, तो उन्होंने उसको एक उपाधि दी, परफेक्ट जेंटलमैन। लोगों ने नीलकंठ को एक सहज उपाधि दे दी। बिल्कुल उसके हाव भाव और तौर तरीके पर आधारित तमाम विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। यानी उसका एक उपनाम रख दिया कि वह बहुत सज्जनता से, हाव भाव से खड़ा होकर के सबका स्वागत करता है। तो उसके लिए ये परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि बिल्कुल सटीक बैठती थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह विस्तर भयंकर को
खंड खंड कर सकता था, उसी से वह मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। विस्मय मतलब आश्चर्य। तो उसे उन्हें विस्मय भी होता था, आश्चर्यचकित हो जाती थी कि जो नीलकंठ इतने तीव्रता से, जैसे ही उसने देखा कि सांप खरगोश को अपने मुंह में दबाया है, तो सुरक्षा की भावना ने नीलकंठ को कितना तेज बना दिया कि उसने अपनी बंकिम और पैनी चोंच से प्रहार कर करके सांप के खंड खंड कर दिए। वही नीलकंठ जब लेखिका के हाथों से चने खाता तो वो इतनी कोमलता से उनकी हथेलियों से चने उठाता कि किसी को ये भी ना पता चलता कि सच में ये वही नीलकंठ है जो अपनी क्रूर और जो अपनी बंकिम और पैनी नुकीली चोंच से मार मार कर सांप के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। तो ये हुआ स्वभाव का वर्णन कि जिस नीलकंठ को हम क्रूर समझते हैं, जिस नीलकंठ को हम, उस नीलकंठ में स्वभाव के अनुसार ही, मौके के अनुसार ही वो अपनी क्रियाकलाप को करता था। जब वो लेखिका को देखता तो सब कुछ भूलकर सारा प्रेम और सम्मान प्रकट कर देता और अपनी नुकीली चोंच से वो अपने उनके हाथों से चने उठा लेता और लेखिका को उसकी चुभन का एहसास तक नहीं होता था। तो ये कहा है यहाँ पर लेखिका ने उसके स्वभाव को बताते हुए। तभी तो विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन कहा। तो भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी होता। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित, पुष्पित अब ये है फूलों से भरे और पत्तों से भरे, पल्लवित। अब मैं दो शब्द आपको बता रही हूँ कैसे ये शब्द बने हैं, मैं उनको समझा दूँ। शब्द है पुष्पित, पुष्पित पुष्पित और पल्लवित। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पुष्पित और पल्लवित, पहले शब्द का अर्थ दे दो, फूलों से भरा। और पल्लव मतलब पत्ता होता है, तो पत्तों से भरा, यानी जो पेड़ फूलों से भरे और घने पत्तों से भरे होते थे वो प्रायः उन्हीं पेड़ों पर बैठकर कूकना और उनमें छुपना याद ही करता था, पत्तों से भरा। अब शब्द मैं आपको समझाऊं। शब्द है पुष्प और प्रत्यय है इत्र। ये प्रत्यय है, दोनों मिलाकर बना है पुष्प। उसी तरह से
शब्द है पल्लव और इत है प्रत्यय, दोनों मिला के बना है पल्लवित। ये मैंने आपको प्रत्यय का योग भी बता दिया कि आप कैसे जानेंगे कि कैसे ये पुष्पित और पल्लवित शब्द निर्माण हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि नीलकंठ को फलों वाले ही वृक्ष पसंद हो, उसे तो फूलों और पत्तों से लदा हुआ जो वृक्ष होता था उसे बहुत भाता था, बहुत अच्छा लगता था। तो वो उन्हीं के बीचों में छिप करके कूकना, उनके आसपास जाना और उस फूलों को देखकर मतवाला होना उसका बिल्कुल स्वभाव बन गया था, जिसे देखकर ये समझ में आ जाता था कि वो सिर्फ फलों पर लुभावित नहीं है बल्कि फूलों और पत्तों के बीच के सौंदर्य को भी बहुत निहारता है, देखता है। तो आगे क्या कहा है उन्होंने, वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। अब वसंत ऋतु की बात लेखिका ने की है कि वसंत ऋतु के आते ही आम पर मंजरियां लग जाते हैं। अब मंजरी क्या होता है बच्चों, कि फल लगने के पहले आम के पेड़ पर जो बौर होता है जिसमें बाद में फल आने लगता है उसी को मंजरी कहते हैं या बौर कहते हैं। शब्द है मंजरी, कहिए उसको बौर शब्द भी कहते हैं, बौर लगना या मंजरी कह सकते हैं। देखिए, चाहे उसको मंजरी कहिए या बौर कह सकते हैं, क्या आम के वृक्ष में बौर लग गया है, बाद में इन्हीं बौर से फिर फल लगने लगते हैं। तो यही यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वसंत में जब आम के वृक्ष पर सुनहली सोने के समान मंजरियों से वो पेड़ लद जाता और अशोक के जब नए नए पल्लव नए नए कोपल जिसको कह सकते हैं, जब नए नए कोमल लाल लाल पत्ते उस पर निकल आते और उनसे अशोक का वृक्ष जो रहता ढक जाता, तब तो नीलकंठ को जालीघर में रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। वसंत ऋतु के आगमन से ही नीलकंठ बिल्कुल मतवाला हो जाता। प्रकृति का सौंदर्य देखकर, फूलों को, पुष्पों को और पत्तों से हरे भरे पत्तों की से लदे हुए लाल कोपल अशोक और आम के वृक्षों को देखकर वो बिल्कुल मतवाला हो उठता था। ऐसा लगता था कि जैसे उसको जाली घर में रोका तो बहुत अन्याय होगा उसके साथ। लेखिका उसके हाव भाव को समझती थी और जब उन्हें ये लगने लगा कि नीलकंठ को अब जाली के घर में रोकना बहुत मुश्किल है तो वो उसे छोड़ भी देती थी। आपको बता दूं कि नीलकंठ लेखिका ने जो भी जीव जंतु पालती थी उन जीव जंतुओं के स्वाभाविक गुण को कभी भी खत्म नहीं होने देती थी। मैं आपको गिल्लू की बात थोड़ी सी याद दिला दूं। गिल्लू कहानी में जो गिलहरी का बच्चा उन्होंने पाला था, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आम के बगीचों में अन्य गिलहरियों को चिक चिक करते देखता तो वो बिल्कुल मतवाला हो जाता था। ये अब गिल्लू का स्वाभाविक गुण था जो कि जीव जंतुओं के भीतर होता था। तो लेखिका ने ये नहीं किया कि उसे बांध करके कहीं पिंजड़े में या किसी अन्य चीज में रख दें, वो बल्कि ये करती हैं कि खिड़की में लगी हुई जाली का एक कोना मोड़ देती हैं और जिसमें से गिल्लू निकल करके बाहर चला जाता था। दिन भर वो तमाम गिलहरियों के बीच खेलता कूदता और जैसे ही लेखिका शाम को अपने कमरे में आती
वो उसी जाली के रास्ते से पुनः भीतर आ जाता। तो ये लेखिका का भी एक बहुत सुंदर सा स्वरूप यहाँ दिखाया गया है कि तमाम जीव जंतुओं को पालने के बाद भी उनके स्वाभाविक गुणों को कभी वो खत्म नहीं होने देती थी। सभी जीव जंतुओं का स्वाभाविक स्वरूप वे जीवित रखती थी और उसे प्यार भी करती थी। तो मैंने आपको इस कहानी के दौरान गिल्लू कहानी के उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। तब वो जीव जंतुओं को बाहर छोड़ देती थी और नीलकंठ को भी उन्होंने फिर जब देखा कि वसंत ऋतु में अब नीलकंठ को बाहर रोकना बहुत कठिन है, तो उसे बिल्कुल छोड़ देने को तैयार हो गई कि अब वो जा सकता है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपको बता दूं कि लेखिका ने नीलकंठ के सौंदर्य वर्णन के साथ साथ उसके स्वाभाविक गुणों का भी वर्णन यहाँ पर किया है। वो देखती हैं कि जीव जंतुओं का बड़ा निरीक्षण करती थी कि कौन से जीव जंतु में कौन सी खासियत है, क्या उसे अच्छा लगता है, उसका स्वभाव कैसा है। वो अपने आप के हाव भाव, उसके हाव भाव से लेखिका किस तरह से उसके प्रति आकृष्ट होती थी और उसके गुणों को निरखती थी। जैसे कि जब सांप को नीलकंठ ने देखा तो वो बिल्कुल क्रूर हो गया गुस्से में कि उस सांप ने खरगोश शिशु को मुंह से दबा लिया था। तो वो बिल्कुल प्रहार कर करके अपनी चोंच से जब तक उसे मार नहीं देता तब तक वो शांत नहीं होता था। और उसी नुकीली चोंच से वो लोग लेखिका के हाथ के चने उठा लेता था और लेखिका को महसूस तक नहीं होता था। तो वो लेखिका का भी ये गुण है कि वो अपने जीव जंतुओं को जितना भी पालती थी बिल्कुल स्वाभाविक प्रेम देती थी और सभी उनके प्रेम के इसी तरह आदी हो जाते थे। तो मैंने आपको यहाँ तक की कहानी पढ़ा दी और अब मैं आपको इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।